फिगर में देखिए रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में दिखाया गया है कि अक्यूट रूमेटिक माइट्रल वाल्वुलाइटिस हो गई है, जो कि सुपर इम्पोज्ड है क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के ऊपर। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि स्मॉल वेजिटेशन यानी कि वेरुका जो है ये विजिबल है अलोंग दी लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व लीफलेट्स। ठीक है, ये एरो इनको डिनोट कर रहे हैं वेजिटेशंस को, यानी वेरुका को। तो अगर वाल्व इन्वॉल्व होगा तो इस तरह की वेरुका हो जाएंगी। फिर अब बात करें, ये हो गया सारा हमारे पास अक्यूट रूमेटिक फीवर के दौरान हमने ये सारा सिनेरियो डिस्कस किया। ठीक है, अब क्रोनिक अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है तो ये कैरेक्टराइज होती है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है अक्यूट इन्फ्लामेशन की और सब्सिक्वेंट स्कारिंग की। एशकॉफ बॉडीज़ रिप्लेस हो जाएंगी फाइब्रस स्कार के साथ। एशकॉफ बॉडीज़ हमने डिस्कस किया, वो फाइब्रस स्कार के साथ रिप्लेस कर जाएंगी। तो जो ये लेशंस है ना, ये रेयरली देखी गई हैं इन द क्रोनिक डिजीज़, क्योंकि वहाँ पे अब फाइब्रस स्कार आ गया है, क्योंकि यही एशकॉफ बॉडीज़ ही थी ना जो कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और वाल्व को इन्वॉल्व करा थी, उस तरह की सारी लेजन्स करवा रही थी। तो अब ये रिप्लेस हो गई फाइब्रस स्कार के साथ, तो इसलिए क्रोनिक डिजीज़ में हमें ये लेजन्स नहीं मिलती, ना वेजिटेशन वगैरह कुछ भी। अब मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली वाल्व के कस्प और लीफलेट्स है ना, ये परमानेंटली इसमें थिकन हो जाते हैं परमानेंटली, और रिट्रैक्ट कर जाते हैं क्रोनिक में। क्लासिकली माइट्रल वाल्व जो है ये एग्जिबिट करता है लीफलेट की थिकनिंग और कमिशरल फ्यूजनिंग हो जाएगी, शॉर्टनिंग और थिकनिंग और फ्यूजन कॉर्डिया थिकनिंग। ठीक है, देखिए माइट्रल कमिशरल फ्यूजन हुई है और शॉर्टनिंग भी हुई है कमिशर्स की, लीफलेट भी थिकन हुआ है। इसके अलावा जो कॉर्डिया टेंडनी है उनकी भी थिकनिंग और फ्यूजन होगी। तो इसको देखने के लिए 11.19 सी और डी फिगर देखें। इस सी फिगर में हमारे पास दिखाया गया है कि माइट्रल स्टीनोसिस हो गई है, डिफ्यूज फाइब्रस थिकनिंग और डिस्ट्रोशन ऑफ द वाल्व लीफलेट्स के साथ। ठीक है, कमिशरल फ्यूजन भी हुई है जो कि एरोस डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग हो गई है कॉर्डा टेंडनी की। तो ये इन दोनों फिगर्स में शोन है। अब अगर हम देखें, इसके अलावा देखिए दोनों में ना बहुत ज़्यादा लेफ्ट एट्रियल डायलेशन भी देखी गई है फ्रॉम द अबव ऑफ द वाल्व। इस सी फिगर में एट्रिया देखिए लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा डायलेट कर गया है, और ये डी वाला फिगर देखें तो इसमें हमारे पास एंटीरियर लीफलेट दिखाया गया है ओपन र्यूमेटिक माइट्रल वाल्व का। इसमें नोट करें न्यू वास्कुलराइजेशन हो गई है, न्यू वास्कुलराइजेशन जो एरो से हमें नज़र आ रही है, वेसल्स ग्रो कर रही हैं अब, न्यू वेसल्स। तो इसके अलावा कह रहा है कि क्रोनिक में क्या होगा कि फाइब्रस ब्रिजिंग हो जाती है अक्रॉस द वाल्वुलर कमिशर्स ब्रिजिंग, और कैल्सिफिकेशन जो है ना ये एक फ़िश माउथ क्रिएट कर देगी, या बटन होल स्टीनोसिस जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट कर देगी, जो इस फिगर में भी दिखाया गया है। ठीक है, फ़िश माउथ या बटन होल स्टीनोसिस फ़िश के माउथ की तरह दिख रहा है। अब माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है उसमें हमने न्यू वास्कुलराइजेशन भी देखी जो कि फिगर में एविडेंट थी। तो ठीक है, न्यू वास्कुलराइजेशन भी देखी, और डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस जो है वो ओब्लिटरेट कर रही है नॉर्मल लीफलेट के आर्किटेक्चर को। ये हो गया सारा क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब कह रहा है कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस होता है ना रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, वो है कि वाल्वुलर स्टीनोसिस हो जाती है आगे जाके, और रीगर्जिटेशन। स्टीनोसिस जो है वो प्रीडोमिनेट करती है। अब माइट्रल वाल्व अलोन जो है 70% केसेस में इन्वॉल्व होता है। कंबाइंड अगर माइट्रल भी और एओर्टिक डिजीज़ जो है ये बाकी 25% केसेस में देखी गई है। और ट्राइकस्पिड वाल्व बहुत ही कम, लेस फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होता है, लेस सीवियरली इन्वॉल्व। पल्मोनिक वाल्व ऑलमोस्ट ऑलवेज स्केप कर जाएगा इंजरी, इसको कभी भी इंजरी नहीं होती पल्मोनिक वाल्व को। विथ टाइट माइट्रल स्टीनोसिस लेफ्ट एट्रियम हमारा प्रोग्रेसिवली डायलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ओवरलोड हुआ है, तो उससे हमने पढ़ा कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है और सडन कार्डिक डेथ भी हो जाता है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन जो है डायलेशन का और फिब्रिलेशन का वो है कि फिब्राइल सबस्ट्रेट फॉर दी थ्रोम्बोसिस। कॉम्बिनेशन इसका मतलब डायलेशन भी हो रही है, फिब्रिलेशन भी हो रही है, तो ये फर्टाइल सबस्ट्रेट है थ्रोम्बोसिस के लिए, इसमें थ्रोम्बोसिस होगी और लार्ज म्यूरल थ्रोम्बाई बन जाएंगे, ये कॉमन है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किसी को पैसिव वीनस कंजेशन हो रही है तो उसके नतीजे में पल्मोनरी वास्कुलर और पैरेन्काइमल चेंजेस जो हैं ये टिपिकल होते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के, जो कि हम पढ़ के आए हैं। इस वाल की वजह से हो रही है ना लेफ्ट पैसिव वीनस कंजेशन, तो उसका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। और इन टाइम दिस लीड्स टू द राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी और फेलियर करवा देगा। विथ प्योर माइट्रल स्टीनोसिस लेफ्ट वेंट्रिकल जनरली इज नॉर्मल। ये सारा अभी हमने सिनेरियो डिस्कस किया कि इसमें जो है टाइट माइट्रल स्टीनोसिस हो गई है, तो सारा लेफ्ट एट्रियम डायलेट हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन हुई, म्यूरल थ्रोम्बाई बना, और पीछे वास्कुलर कंजेशन हुई, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ।
तो उसके नतीजे में फिर राइट वेंट्रिकल ने हाइपरट्रॉफी दिखाई, ठीक है, और उसका भी फेलियर हो गया। और जो प्योर माइट्रल स्टेनोसिस अगर हो जाती है तो उसमें जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल जनरली नॉर्मल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो अक्यूट र्यूमेटिक फीवर जो कि मोस्ट ऑफन बच्चों में होता है, इसकी प्रिंसिपल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है कार्डाइटिस, ठीक है, कार्डाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियम, मायोकार्डियम। नेवरथलेस तकरीबन 20% जो फर्स्ट अटैक जो होता है एडल्ट्स में वो आर्थराइटिस के साथ होगा, जो कि इसमें प्रीडोमिनेंट फीचर होता है आर्थराइटिस, याद रखिएगा। सिम्टम सारी एज ग्रुप्स में होते हैं, जो कि 2 से 3 हफ्तों के बाद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के होंगे, और ये हेराल्ड होते हैं फीवर से, और माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस होगा एक जॉइंट, लार्ज जॉइंट में। उसके बाद बाकी जो है वो भी पेनफुल और स्वोलन हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ डेज, बाकी जॉइंट, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाएगी और कोई भी रेजिडुअल डिसेबिलिटी नहीं होगी। आल्दो कल्चर्स जो है नेगेटिव होंगे फॉर द स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन एट द टाइम ऑफ द सिम्टम ऑन सेट जो सीरम के टाइटर्स हैं एंटीबॉडीज़ के लिए अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, जैसे कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ या डीएनएज, तो इनके अगेंस्ट जो है टाइटर हमें ज़्यादा मिलेंगे, एलिवेटेड। अब क्लिनिकल साइंस कार्डाइटिस जो हमने कहा होता है इसमें, उसका है कि इसमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब्स हमें मिलते हैं, एरिदमियाज मिलती हैं बच्चों में, उसमें अफेक्टेड में। मायोकार्डाइटिस जो है सफिशिएंटली सिवियर होगा टू कॉज द कार्डियक डायलेशन करवा देगा, और रिजल्टेंट फंक्शनल माइट्रल इनसफिशिएंसी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेवरथलेस 1% से भी कम पेशेंट जो है अक्यूट र्यूमेटिक फीवर से मर जाते हैं। अब डायग्नोसिस जो है अक्यूट र्यूमेटिक फीवर की हम करते हैं सीरोलॉजिक एविडेंस पे ऑफ द प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन कंजक्शन विथ 2 और मोर ऑफ द जोन्स क्राइटेरिया की बेसिस पे भी हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। पहला ये कि इसमें कार्डाइटिस होती है उसको, ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया की बात हो रही है। दूसरा माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस लार्ज जॉइंट्स की, यानी एक जॉइंट में बड़े में हो रही है, फिर उससे चली जा रही है दूसरे जॉइंट को इन्वॉल्व कर रही है, पेन वगैरह, ठीक है, आर्थराइटिस। एक तो कार्डाइटिस, दूसरा माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस ऑफ द लार्ज जॉइंट, तीसरा जो है सबकुटेनियस नोड्यूल्स का बन जाना, और चौथा जो है एरिथमेटस एन्युलर रैश, जिसको हम एरिथमा मार्जिनेटम कहते हैं, इन द स्किन। और इसके अलावा सायरनहम कोरिया, जो कि एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसमें इनवॉलेंटरी पर्पसलेस रैपिड मूवमेंट्स होती है, जिनको हम सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं, सेंट वाइटस डांस, ठीक है। अब ये जॉन्स, ये पूरा जो है जॉन्स क्राइटेरिया JONES जो है इसका निमोनिक है, ठीक है, ये हो गया जॉन्स क्राइटेरिया। तो इससे हम डायग्नोसिस करते हैं। माइनर जो क्राइटेरिया उसमें है पेशेंट को फीवर होगा, आर्थरेल्जियास, EKG के चेंजेस, या फिर एलिवेटेड अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स भी हमें सपोर्ट करेंगे डायग्नोसिस में। आफ्टर द इनिशियल अटैक, यानी इनिशियल अटैक के बाद इम्यूनोलॉजिक मेमोरी की जनरेशन जो है, और ये मतलब ये पेशेंट जो है इंक्रीजिंगली वल्नरेबल होते हैं टू डिजीज़ रीएक्टिवेशन उनमें हो सकती है विथ एनी सब्सिक्वेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। कार्डाइटिस जो है ये लाइकली है कि वर्सन कर जाता है हर रिकरेंस के साथ, और डैमेज कम्युलेटिव है। हाउएवर जो क्रोनिक र्यूमेटिक कार्डाइटिस है ये यूजुअली क्लिनिकली एविडेंट नहीं है अंटिल द ईयर्स या इवन डिकेड्स आफ्टर द इनिशियल एपिसोड ऑफ र्यूमेटिक फीवर, अगर किसी को पहले हुआ है तो इतना एविडेंट नहीं है। एट टाइम जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वाल्वुलर डिजीज़ के, ये डिपेंड करते हैं ऑन विच कार्डियक वाल्व इन्वॉल्व हुआ है उस हिसाब से। इसके साथ साथ इन एडिशन टू द वेरियस कार्डियक मर्मर्स, cardiac hypertrophy and dilation and congestive heart failure, patient with a chronic rheumatic heart disease often have arrhythmias, उनको arrhythmias होंगे, particularly कौन सा, atrial fibrillation होगा in the setting of mitral stenosis की वजह से, और thromboembolic conditions भी होंगी, complications, thromboembolic complication क्यों होंगी, atrial mural thrombi की वजह से। इसके साथ साथ स्कार्ड और डिफॉर्म्ड वाल्व्स जो है ना ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि इनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए। लॉन्ग टर्म अब जो प्रोग्नोसिस है वो हाईली वेरिएबल है। कुछ केसेस में रिलेंटलेस साइकिल वाल्वुलर डिफॉर्मिटी के इंश्यू करेंगे और ये यील्ड करेंगे हीमोडायनेमिक एबनॉर्मलिटी, जो कि फर्दर डिफॉर्मिंग फाइब्रोसिस करवा देगी। सर्जिकल रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट डिजीज्ड वाल्व की माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी हम जिसको कहते हैं, इसने ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट दिखाई है फॉर द पेशेंट्स विद द र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी हम करते हैं, सर्जिकली इसको रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेसमेंट कर देते हैं डिजीज्ड वाल्व्स की। दैट्स इट। अगला टॉपिक है हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, ये असल में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है हमारे हार्ट के वाल्व्स का या फिर म्यूरल एंडोकार्डियम का।
माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो लीड करेगा टू द फॉर्मेशंस ऑफ वेजिटेशंस बन जाएंगी जो कि थ्रोम्बोटिक डेब्रिस की बनी होंगी और ऑर्गेनिजम्स की, और ये ऑफन डिस्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइन कार्डियक टिश्यू के साथ भी एसोसिएटेड होती है ये डिजीज़, यानी हमारा अंडरलाइन कार्डियक टिश्यू भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, एओर्टा और जो एन्यूरिज्मल सैक्स हैं या फिर ब्लड वेसल्स और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, ये भी जो है इन्फेक्टेड हो, ये असल में इन्फेक्टेड हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। एओर्टा, एन्यूरिज्मल सैक, ब्लड वेसल्स और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। तो आल्दो फंजाई, रिकेट्शिया, एजेंट्स ऑफ क्यू फीवर जो कि है, और क्लेमाइडल स्पीशीज़ ये एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाती हैं, ठीक है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्लासीफाई हुआ है एक्यूट में और सब एक्यूट फॉर्म्स में। ये बेस्ड है ऑन द टेम्पो एंड द सिवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल कोर्स के हिसाब से। डिस्टिंक्शंस जो है ये रिलेटेड इन टू द वायरुलेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल माइक्रोब एंड वेदर द अंडरलाइन कार्डियक डिजीज इज प्रेजेंट। Of note, a clear delineation between the acute and subacute endocarditis is not always possible, and many cases fall somewhere along the spectrum between the two forms. तो सबसे पहली जो acute endocarditis है ये रेफ़र करता है कि tumultuous destructive infection हो जाएं, frequently इन्वॉल्व करें हमारे हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिजम्स जो है ये अटैक करें प्रीवियसली नॉर्मल वाल्व को, यानी वाल्व इसमें जो है नॉर्मली पहले से नॉर्मल था, उसको आके डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म ने आके हाईली वायरुलेंट ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड होता है सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के साथ। इवन विद एप्रोप्रिएट थेरेपी भी अगर हम दें और एंटीबायोटिक थेरेपी और सर्जरी, फिर भी इसमें मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। दूसरी है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। ये रेफ़र करता है कि इन्फेक्शन हो ऑर्गेनिज्म की वजह से जिसकी वायरुलेंस जो है वो लो हो। यहाँ पे हाईली वायरुलेंट था, ये लो वायरुलेंस वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये प्रीवियसली एबनॉर्मल हार्ट वाल्व को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे प्रीवियसली नॉर्मल हार्ट वाल्व था, ठीक है। अब ये स्पेशली जो स्कार्ड और डिफॉर्म्ड हार्ट वाल्व से उनको अफेक्ट करता है। अब ये सब एक्यूट वाली डिजीज़ टिपिकली अपीयर इन सीरियसली करती है, और इवन अगर अनट्रीटेड रही तो ये प्रोट्रैक्टेड कोर्स ऑफ वीक्स टू मंथ्स जो है उसके बाद होती है। मोस्ट पेशेंट जो है रिकवर कर जाते हैं आफ्टर द एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी। यहाँ पे मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी थी, यहाँ पे ये रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया। अब पैथोजेनेसिस देखें तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है ये प्रीवियसली नॉर्मल हमारे वॉल्स पे डेवलप हो सकती है, लेकिन कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो प्रीडिस्पोज करेंगी इस तरह के इन्फेक्शंस की तरफ, यानी कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, कैल्सिफिक वाल्वुलर स्टेनोसिस। तो ये सारे इसमें कॉमन सबस्ट्रेट होते हैं, फिर इन पे आके जो है ये इन्फेक्शंस होंगे। तो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व जो कि हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ये 10 to 20% ऑफ ऑल केसेस को अकाउंट करता है ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। स्टेराइल जो प्लेटिलेट फिब्रिन डिपॉजिट्स हैं एट द साइट ऑफ द पेस मेकर लाइन्स, इनड्वेलिंग वास्कुलर कैथीटर्स या एंडोकार्डियम जो डैमेज हो जाती है बाय द फ्लो जेट्स स्टेमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज़। तो ये सारे फोकाई हो सकते हैं बैक्टीरिया की सीडिंग के लिए, ठीक है, ये सारी साइट्स, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी एंडोकार्डाइटिस की। अब होस्ट फैक्टर्स जैसे कि न्यूट्रोपीनिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी, मेलिग्नेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस, अल्कोहल या फिर आईवी ड्रग अब्यूज़, ये सब भी जो है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती है और एडवर्सली अफेक्ट करती हैं आउटकम को। अब जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये डिफ़र करता है, डिपेंड करता है अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर पे। जैसे 50 से 60% जो केसेस हैं ये डैमेज या डिफॉर्म्ड वाल्व्स पे जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होते हैं, जो कि रिलेटिवली बैनल ग्रुप ऑफ नॉर्मल ओरल फ्लोरा है। बाय कंट्रास्ट जो ज़्यादा वेरुलेंट एस ओरियस है जो हमारी स्किन में कॉमनली पाया जाता है, ये हेल्दी एज वेल एज डिफॉर्म्ड वाल्व्स को अफेक्ट कर सकता है। ये 10% से 20% केसेस इस तरह के होते हैं। तो इट आल्सो इज़ द मेजर ऑफेंडर इन द इन्फेक्शंस अकरिंग इन द आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, उनमें भी एस ओरियस इन्वॉल्व होता है। एडिशनल बैक्टीरियल एजेंट्स जिनमें हमारे पास इंटेरोकोकाई आ जाता है, जिसको हम हेट ग्रुप कहते हैं, यानी हीमोफिलस एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इकेनेला, किंगेला। तो ये सारे कमेंसल्स होते हैं हमारे ओरल कैविटी के हेट ग्रुप, ठीक है। मोर रेयरली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और फंजाई जो हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा 10% जो ऑल केसेस हैं एंडोकार्डाइटिस में, उनमें ऑर्गेनिज्म कोई भी आइसोलेट नहीं हो पाता, ब्लड में से कोई भी नहीं मिलता, तो हम उनको कहते हैं कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि प्रीवियस एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से डिफ़िकल्टी होती है इन आइसोलेटिंग द ऑफेंडिंग एजेंट, या फिर क्योंकि डीपली एम्बेडेड ऑर्गेनिज्म जो है वो विद इन द इनलार्जिंग वेजिटेशंस हमें रेडिली रिलीज़ नहीं हो पाते हमारे ब्लड के अंदर, वो डीपली इनलार्ज होते हैं।
तो मतलब वो रिलीज़ नहीं हो पाता, इतना डीपली इम्पेयर्ड होता है इसलिए। Foremost among the factors predisposing to the endocarditis is the seeding of the blood with the microbes, यानी ब्लड की सीडिंग हो जाती है माइक्रोब्स के साथ। अब मैकेनिज्म जो है या पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द एजेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये हो सकता है किसी ऑब्वियस इन्फेक्शन कहीं और हुआ हो बॉडी में, जैसे या डेंटल या सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से जिसने ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया करवा दी है और इंजेक्शन हो गई है कंटेमिनेटेड मटेरियल की डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में बाय द आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, ये भी हो सकता है, या फिर अकल्ट सोर्स गट से या ओरल कैविटी से या ट्राइवियल इंजरीज़ की वजह से। अब रिकॉग्निशन प्री डिस्पोजिंग एनाटॉमिक सबस्ट्रेट्स की और क्लिनिकल कंडीशंस जो कि बैक्टीरिया कॉज करवाती हैं, ये अलाउ करेंगी एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस की तरफ। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो दोनों अक्यूट और जो सब अक्यूट फॉर्म्स हैं डिजीज़ की, फ्राइबल बल्कि और पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस हमें मिलेंगी जिनमें फिब्रिन, इन्फ्लामेटरी सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे हार्ट के वाल्स के ऊपर, जैसे 11.20 में हमारे पास यहाँ पे शोन है। मेजर फॉर्म्स वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस की दिखाई गई है, ठीक है। इसमें देखें फिगर में अक्यूट रूमेटिक फीवर फेज जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, ये मार्क्ड हुआ है बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल वार्टी इन्फ्लामेटरी वेजिटेशंस हमें अलोंग द लाइन ऑफ वाल्व क्लोजर पे मिलेंगी। जैसा कि इन्फ्लामेशन जैसे ही रिजॉल्व करेगी तो सबस्टेंशियल स्कारिंग जो है हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यानी जो ये इस फिगर में दिखाया गया है, ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें लार्ज इरेगुलर और ऑफन डेस्ट्रक्टिव मासेस हमें जो है एक्सटेंड करते नजर आएंगे वाल्व के लीफलेट में से इनटू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्डा में या फिर मायोकार्डियम में एक्सटेंड करेंगे। नॉन बैक्टीरियल जो थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, इस वाले में देखिए ये टिपिकली मैनिफेस्ट कर रही है कि इसमें छोटी सी या मीडियम साइज़ की ब्लैंड नॉन डेस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस ग्रो हुई हैं एट द लाइन ऑफ द वाल्व क्लोजर पे। और ये लास्ट लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस LSE, ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें छोटी सी या फिर मीडियम साइज़ की इन्फ्लामेटरी वेजिटेशंस अटैच हो सकती हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द वाल्व लीफलेट्स और ये हील करेंगे स्कारिंग के साथ, ठीक है। इसके अलावा 11.21 फिगर अगर हम ये देखें तो इसमें हमारे पास ये शोन है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गई है। ए फिगर में ये देखें तो सब अक्यूट एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से हो रही है ऑन द प्रीवियसली मिक्सोमेटस माइट्रल वाल्व के ऊपर हो रही है, जो पहले मिक्सोमेटस थे। इसके अलावा देखिए इसमें लार्ज फ्राइएबल वेजिटेशंस हमें नज़र आ रही हैं जो कि एरोज डिनोट कर रहे हैं। इस वाले फिगर में देखें बी फिगर में, तो यहाँ पे हमें अक्यूट एंडोकार्डाइटिस दिखाया गया है जो कि स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से हो रहा है कंजेनाइटली बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व के ऊपर, जिसमें 2 कस्प हमने पढ़ा था होते हैं, नॉर्मली तो 3 होते हैं ना, तो इसमें 2 होते हैं, तो उसमें हो रहा है। और इसमें देखिए एक्सटेंसिव कस्पल डिस्ट्रक्शन हो गई है और रिंग एब्सेस हमें नज़र आ रहा है जो कि एरो डिनोट कर रहा है। तो हमने फिगर भी देखा, मॉर्फोलॉजी देखी। अब कह रहा है कि एओर्टिक और माइट्रल वाल्व जो है ये बहुत ही कॉमन साइट होती है इसके इन्फेक्शन की। आल्दो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये फ्रीक्वेंट टारगेट होता है इन द सेटिंग ऑफ द आईवी ड्रग अब्यूज़। ये आपने बात याद रखनी है कि आईवी अब्यूज़ वाल्व में ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस में। अब वेजिटेशन एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है और ये इन्वॉल्व कर सकती है मोर देन वन वाल्व को, और ये कभी कभार इरोड भी कर सकती है अंडरलाइंग मायोकार्डियम के अंदर और एप्सिस कैविटी बना देंगे जिनको हम रिंग एप्सिस कह रहे हैं, जो हमने फिगर में भी देखी। इम्बोलाई की शेडिंग बहुत ही कॉमन होती है इनमें क्योंकि जो ये फ्राइबल नेचर है इन वेजिटेशंस की इस वजह से, ठीक है। सिंस जो फ्रेगमेंटेड वेजिटेशंस है इनमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, एब्सेसिस ऑफन साइट्स पे डेवलप करेंगी। जब इम्बोलाई लॉज करेगा ना वहाँ पे एब्सेसिस हो जाएंगी, तो वहाँ पे सेप्टिक इन्फार्क्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेप्टिक इन्फार्क्ट किस तरह हो रहे हैं, तो इम्बोलाई जो है उनमें जो जाके लॉज कर रहे हैं उनमें ऑर्गेनिज्म है तो वो एब्सेसिस करवा देगा जिसकी वजह से सेप्टिक इन्फार्क्ट होंगे। और एन्यूरिज्म्स होंगे जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आर्टीरियल वाल की वजह से होंगे, इनको हम कहते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म, क्योंकि आर्टरी की वाल में इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, तो उसकी वजह से माइकोटिक एन्यूरिज्म्स हो जाएंगे। अब सब अक्यूट जो एंडोकार्डाइटिस है ये टिपिकली लेस वाल्वुलर डिस्ट्रक्शन करवाएगी बनिस्बत अक्यूट एंडोकार्डाइटिस के, इसमें कम होगी। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में इसमें वेजिटेशन जो है सब अक्यूट एंडोकार्डाइटिस की, उनमें हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है उसकी बेस पे जो सजेस्ट करता है क्रोनिसिटी, ठीक है, और प्रोमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन ओवर टाइम, ठीक है। उसकी बेस पे हमें जो ग्रेनुलेशन टिश्यू मिल रहा है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि बहुत क्रोनिक है ये, जिससे पता चल रहा है कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होंगे, फाइब्रोसिस हुई हुई है, कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरा है।
अब क्लिनिकल फीचर देखें तो फीवर बहुत ही कंसिस्टेंट साइन होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, याद कर लें, बुखार होना ही होना है। हाउएवर सब एक्यूट जो डिजीज़ है पार्टिकुलरली ओल्डर्स में जो होती है उसमें फ़ीवर एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। ओनली जो मैनिफेस्टेशन है ये नॉन स्पेसिफिक फटीग होना, वेट लॉस और फ्लू लाइक सिंड्रोम होगा, जिसमें स्प्लीनोमेगैली भी कॉमन है सब एक्यूट केसेस में, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी। बाय कॉन्ट्रास्ट जो अक्यूट एंडोकार्डाइटिस है वो मैनिफेस्ट करती है कि उसमें रैपिडली डेवलपिंग फीवर, चिल्स, वीकनेस और लेसीट्यूड होता है, उसमें जल्दी डेवलप होता है अक्यूट वाले में। मर्मर्स भी प्रेजेंट होते हैं 90% ऑफ द पेशेंट्स में जिनको लेफ़्ट साइड में लेजन्स हो, ठीक है, उनमें मर्मर्स होंगे। वो पेशेंट जिनको हम जल्दी ट्रीट नहीं करते तो उनमें माइक्रो एम्बोलाई बन जाएंगे, जो कि हमने अभी बात की कि उससे सेप्टल इन्फाक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो एम्बोलाई बन जाएंगे जो कि आगे जाके पेटिकिया करवाएंगे, नेल बेड स्प्लिंटर हेमरेजेस, रिटाइनल हेमरेजेस जिनको रॉथ स्पॉट कहते हैं, पेनलेस पाम या सोल की एरिथमेटस लेशन जिसको जैनवे लेशंस कहते हैं, या फिर पेनफुल फिंगर टिप की नोड्यूल्स जिनको हम ऑसलर नोड्स कहेंगे। तो ये सारे माइक्रो एम्बोलाई की वजह से होंगे उन पेशेंट्स में जिनको हम ट्रीट नहीं करते जल्दी। अब डायग्नोसिस हम करते हैं कंफर्म बाय पॉजिटिव ब्लड कल्चर और एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स से। प्रोग्नोसिस की बात करें तो इन्फेक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है और डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस पे। एडवर्स सीक्वली जनरली बिगिन करेगा फर्स्ट वीक में आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शस प्रोसेस, और इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है क्योंकि ग्लोमेरुलर ट्रैपिंग हो जाती है इन्हीं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की, हमारी ग्लोमेरुलर ट्रैपिंग होगी और हेमेच्यूरिया हो जाएगा, एल्ब्यूमिन्यूरिया या रीनल फेलियर, जो हम रीनल वाले चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। अब क्लिनिकल फीचर जो है सेप्टिसीमिया होना, एरिथमियाज जो कि सजेस्ट करते हैं कि एक्सटेंशन हो गई है अंडरलाइंग मायोकार्डियम के अंदर और कंडक्शन सिस्टम के अंदर, तभी तो एरिथमियाज हुई हैं। इसके अलावा सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन हो जाना फॉर द पेशेंट, ठीक है। लेफ़्ट जो अनट्रीटेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो जनरली फैटल होता है, लेफ़्ट वाला। हाउएवर अगर अप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यानी 6 वीक या उससे ज़्यादा की हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं और या फिर वाल्व की रिप्लेसमेंट कर दें तो मोर्टेलिटी इससे कम की जा सकती है। अब इन्फेक्शंस के लिए जिनमें लो वायरुलेंस ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस या स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, तो उनमें 98% क्योर रेट होता है, और इंटेरोकोकाई के लिए और स्टेफिलोकोकस ओरियस के इन्फेक्शन के लिए जो क्योर रेट है वो 60 to 90% है। हाउएवर एरोबिक जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई या फंजा हैं इनके साथ अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें फर्टिलिटी रेट जो है वो तकरीबन 50% होता है एसोसिएटेड, ठीक है। दैट्स इट। अब ये भी हो गया, देन रह गया हमारे पास लास्ट टॉपिक जो कि है नॉन इन्फेक्टेड वेजिटेशंस। इसमें आ जाता है सबसे पहले नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस NBTE कैरेक्टराइज होता है कि इसमें ना स्टेराइल थ्रोम्बाई यानी साफ सुथरा सा बिल्कुल स्टेराइल थ्रोम्बाई की डिपोजिशन हो जाएगी हमारे कार्डिक वाल्स के ऊपर, टिपिकली उनमें जिनमें कोई अंडरलाइन हाइपर कोएगुबल स्टेट हो, ऐसी कोई डिजीज़ हो हाइपर कोएगुबिलिटी वाली। आल्दो ये NBTE यानी नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हो सकता है अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी। तो वाइड वेराइटी ऑफ डिजीजेज एसोसिएटेड होती हैं विद जनरल डेबिलिटी या वेस्टिंग आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ NBTE। हैंस द अल्टरनेट टर्म इसको हम कहते हैं मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। मैरेंटिक का मतलब ही होता है वेस्टिंग अवे, जैसे अगर कैंसर वगैरह में वेस्टिंग हो जाती है ना उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, तो ये उससे साथ एसोसिएटेड होता है। वैसे तो हेल्दी में भी ये एंडोकार्डाइटिस होती है लेकिन वेस्टिंग वाली डेबिलिटेटेड में होती है, तो इसलिए हमने इसको मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहा है। ये नाम भी आपने इसका याद रखना है। तो इन कंट्रास्ट टू द इन्फेक्टिव वाली एंडोकार्डाइटिस, ये वाली जो स्टेराइल वाल्वुलर लीजन्स होती हैं इसमें NBTE की, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होंगी, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो 11.22 फिगर में देखें, इसमें हमारे पास नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस दिखाया गया है, ठीक है। ये ऊपर वाले ए फिगर में देखिए, इसमें छोटे से स्मॉल थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन हमें नज़र आ रही है अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व लीफलेट, एरो डिनोट कर रहा है। बी वाले फिगर में देखिए ये फोटो माइक्रोग्राफ है जिसमें हमारे पास जो है NBTE की लेजन्स नज़र आ रही हैं, जिसमें ब्लैंड थ्रोम्बस नज़र आ रहा है विथ वर्चुअली नो इन्फ्लामेशन इन द वाल्व कस्प। कोई भी इन्फ्लामेशन नज़र नहीं आ रही इस एरिया में, सी एरिया में देखिए। या फिर हमें थ्रोम्बोटिक डिपॉजिट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए थ्रोम्बोटिक डिपॉजिट है। द थ्रोम्बस इज ओनली लूजली अटैच टू द कस्प, ठीक है, एरो डिनोट करें कि ये थ्रोम्बस बिल्कुल लूजली कस्प के साथ अटैच है, ठीक है।
कह रहा है कि NBTE की जो वेजिटेशन है टिपिकली छोटी होती है, 1 to 5 मिलीमीटर डायमीटर की होती है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा वाल्वुलर डैमेज जो है इसमें प्री रिक्विसाइड नहीं होता। इंडीड कंडीशन यूजुअली प्रीवियसली नॉर्मल वाल्व्स पे ही होती है। रादर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जो है ये यूजुअल प्रीकर्सर होती है NBTE के लिए। इस तरह की कंडीशन में आ जाता है कि क्रोनिक किसी को डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो, DIC, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट हो, और वो जिनको एसोसिएटेड अंडरलाइन कोई मैलिग्नेंसी हो, पार्टिकुलरली जैसे म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमास जो हैं उन वाले पेशेंट्स में। तो ये जो लास्ट एसोसिएशन है प्रॉब्ली ये रिलेटेड है प्रो कोएगुलेंट इफेक्ट हमारे सर्कुलेटिंग म्यूसिन का इस वजह से, और या फिर टिश्यू फैक्टर का जो कि एलोबरेट होता है इस तरह के ट्यूमर्स से। एंडोकार्डियल ट्यूमर्स जो कि इनड्वेलिंग कैथीटर्स की वजह से हों, ये भी वेल रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं एज अ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन। ऑल्दो लोकल इफेक्ट वाल्व का यूजुअली ट्राइवियल है, NBTE की लीजन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती है बाय गिविंग राइज टू द इम्बोलाई जब करवा देंगी तो ये इन्फाक्ट करवा देगा ब्रेन में, हार्ट में और बाकी ऑर्गन्स में। अब NBTE जो है ये ऑल्सो सर्व कर सकता है पोटेंशियल नीडर्स की तरह फॉर द बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन के लिए, और इसमें कॉन्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो सकती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। ठीक है, यानी ये आगे जाके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा देगा। दूसरी अब नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आ जाती है टाइप हमारे पास एंडोकार्डाइटिस इन सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, लिबमेन-सैक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। लिबमेन-सैक एंडोकार्डाइटिस कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हमें प्रेजेंस मिलती है स्टेराइल वेजिटेशंस बन जाती हैं वाल्स ऑफ द पेशेंट्स में जिनको SLE हो, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो ये 10% ऑफ द पेशेंट्स SLE वालों में होता है ये इस तरह की लेजन, और ये एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से डेवलप होता है और थस एसोसिएटेड होता है इन्फ्लामेशन के साथ, जिसमें फिब्रिन और नेक्रोसिस हो जाएगी वाल्व की एडजेसेंट टू द वेजिटेशन। अब सब्सिक्वेंट जो फाइब्रोसिस है और सीरियस डिफॉर्मिटी भी जो है ना वो रिजल्ट करेगी इन द लेजन जो रिजेंबल करेंगे क्रॉनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ को। देखिए ना, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट कर रहा है, उसमें इन्फ्लामेशन भी हो रही है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी हो रही है, और उसके साथ साथ जो है उसमें सीरियस डिफॉर्मिटी भी हो रही है, तो ऐसा लगेगा कि ये क्रोनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, अब ये कहीं पे भी हो सकती हैं, वाल के सरफेस पे, कॉर्ड्स पे, या फिर इवन एट्रियल या वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम पे भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम 11.20 फिगर देखें तो इसमें हमारे पास ये सारा दिखाया गया है, लिबमेन-सैक एंडोकार्डाइटिस इस तरह से होगी। अब इसी तरह की लेशंस जो हैं ये हो सकती हैं एंटी फॉस्फोलिपिड जो सिंड्रोम हो जाता है ना, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था 3rd ईयर में, तो इसी तरह की लेशन उसमें भी होती है। ठीक है, लिबमेन-सैक एंडोकार्डाइटिस। तो अब आ जाते हैं समरी पे। इस टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। समरी देख लेते हैं। वाल्वुलर पैथोलॉजी ऑक्लूजन